घर में ढेर हो गई टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका ने 408 रनों से भारत को हराया। हार के बाद फैंस का फूटा गंभीर पर गुस्सा। प्लेइंग 11 के सिलेक्शन पर उठे सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने फिर बनाया बहाना। देखे कौन है इस हार के गुनहगार। जिस पिच पर साउथ अफ्रीका की टीम पहले 489 रन बनाती है, उसके बाद 260 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर देती है, वहीं पिच पर या कहें उसी पिच पर भारतीय टीम कुल मिलाकर 400 रन भी नहीं बना पाती है और 400 रनों से इस महामुकाबले को, इस फाइनल मुकाबले को हार जाती है। आपको बता दूं कि पहली बार या कहें पहली पारी में भारतीय टीम सिर्फ 201 रन बनाती है और दूसरी पारी में सिर्फ 140 रनों पर पूरी टीम ढेर हो जाती है। न पिच पढ़ पाते हैं, न प्लेइंग 11 सटीक होती है, न ही कप्तानी अच्छी होती है और कोचिंग को माशाल्लाह है। मतलब गौतम गंभीर की कोचिंग में हम जितने बुरे रिकॉर्ड हो सकते हैं सब दर्ज कर लेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, सौरभ गांगुली का जो दौर था, उस दौर में जितने हमने कीर्तिमान अपने घर पर बनाए थे, उन सब पर गौतम गंभीर के दौर पर हम मिट्टी डाल रहे हैं। हमें न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप करके जाती 3-0 से हराती है और अब दक्षिण अफ्रीका हमें घर पर 2-0 की मात देती है और इतनी बड़ी मात जिसके बाद कह सकते हैं अब तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। और इस पर भी गौतम गंभीर बहाना बनाकर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि शेड्यूल इतना टाइट था, हम T20 खेल रहे थे, T20 से सीधे हम टेस्ट पर एंट्री करते हैं और हमारे पास 2 दिन के प्रैक्टिस का समय होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये सीरीज हार जाती है। लेकिन प्रैक्टिस में तो खिलाड़ी थे और जो T20 खेल रहे थे उसमें से 90% खिलाड़ी टेस्ट नहीं खेल रहे थे। ये खिलाड़ी क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर ये खिलाड़ी क्यों नहीं तैयारियां कर रहे थे, इसका जवाब गौतम गंभीर को देना था। गौतम गंभीर तो प्लानिंग करनी थी, ना कि खुद जाकर मैदान में खेलना था। तो ये बहाना कतई जायज़ नहीं है कि हम 2 दिन पहले ही इंडिया वापस आए थे। इसके अलावा किस तरह से टीम इंडिया हारी और कौन है कारण, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं। पहले अगर कारण की बात करें तो वो है बैटिंग पोजीशन में स्थिरता नहीं है। बैटिंग में अगर पिछले 14 महीने के इनके कार्यकाल का देखें तो 24 खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन चुके हैं। ये दिखाता है कि भाई किसी की भी जगह पक्की नहीं है और किसी की भी जगह स्थिर नहीं है। यहाँ पर लगातार म्यूजिकल चेयर की तरह पोजीशन चेंज होती जा रही है, जिस वजह से खिलाड़ियों के अंदर एक कह सकते हैं डर का माहौल है, अनसर्टेनिटी है कि कब उनकी जगह चली जाएगी और कौन उनकी जगह अगला मुकाबला खेलेगा। इसको लेकर किसी भी खिलाड़ी में कोई भी कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है और शायद टीम इंडिया में हो रहे इन लगातार बदलाव की वजह से टीम इंडिया वो प्रदर्शन नहीं दे पा रही जिसके लिए उसे जाना जाता था। रोहित शर्मा और विराट कोहली के समय कह सकते हैं एक बैकबोन बिल्कुल फिक्स होती थी। 2 से 3 खिलाड़ी ही चोटिल होने पर या खराब फॉर्म होने पर बाहर होते थे, बाकी पूरी सेम टीम होती थी। 11 में से 7 से 8 खिलाड़ी पक्के होते थे और टेस्ट टीम तो लगभग पक्की मानी जाती थी, बस 1-2 बदलाव होते थे। लेकिन अब पिछले 14 महीने में हमने देखा 24 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। ये दिखाता है कि भाई यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। और आपको बता दें कि गौतम गंभीर की कोचिंग में हमने 9 मुकाबले अपने घर पर खेले हैं और 5 मुकाबलों में हार का हमें सामना करना पड़ा। ये दिखाता है कि कहीं भी इस वक्त टीम इंडिया के हाल बढ़िया नहीं है। दूसरा कारण है अक्षर पटेल पर नीतीश रेड्डी को तरजीह देना। नीतीश रेड्डी की जगह क्यों है प्लेइंग 11 में, कोई कुछ नहीं कह सकता। ना उन्होंने गेंदबाजी करनी है, ना ही उन्हें बल्लेबाजी करनी है। इन सब के बावजूद भी वो टीम में हिस्सा है। आपको बता दें कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कह सकते हैं आपको विदेशी जो कंडीशन होती है, खास करके सेना कंट्री, वहां पर फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इंडिया में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करना कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज़ नहीं लगता है और आप उनका सही तरीके से प्रयोग भी नहीं कर पाते। पहली इनिंग में वो 6 ओवर गेंदबाजी करते हैं और दूसरी इनिंग में सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी करते हैं और कुल मिलाकर 49 रन खर्च करते हैं और एक भी विकेट नहीं चटका के दे पाते। और अगर उनकी बल्लेबाजी की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने शतक लगाया था उसके बाद से अब तक सिर्फ 109 रन बना पाए हैं। उनका जो एवरेज है वो मात्र 10 का है। ये दिखाता है कि ना उनकी बल्लेबाजी चल रही है, ना ही उनकी गेंदबाजी चल रही है। तो उन्हें टीम 11 में या कहें प्लेइंग 11 में रखा क्यों गया है। अगर उनकी जगह अक्षर पटेल होते तो शायद हमें गेंदबाजी में थोड़े से फायदे देते और साथ साथ हमें बल्लेबाजी में थोड़े बहुत फायदे दे कर देते। ना ही आप अक्षर पटेल को खिलाना चाहते तो आप एक कह सकते हैं स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को भी खिला सकते थे, जो आपको कहते हैं आपकी गिरी हुई हालात पर मदद कर देता। तो फिलहाल टीम इंडिया जो मुसीबत में फंसती चली जा रही है उसका कारण है गौतम गंभीर की कोचिंग। और इसके अलावा एक और समस्या है, नंबर 3 की जिम्मेदारी कौन लेगा। नंबर 3 पर हमने देखे 7 बदलाव किए जा चुके हैं। अब तक हमें पुजारा की तरह एक मिस्टर डिपेंडेबल खिलाड़ी नहीं मिल पाया है जो टीम की रीढ़ की हड्डी बन सके, दीवार बन सके और थोड़ी देर गेम को चला सके अगर ओपनर बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। यहाँ तो हाल है कि ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, उसके बाद हमारी
हमारी पूरी कह सकते हैं पूरी तरह से जो आगे की लाइनअप है वो बैटिंग लाइनअप वो ध्वस्त होती है। हम 97 पर या कहें 94 पर 1 विकेट होते हैं और 127 तक पहुंचते पहुंचते हम 7 विकेट हो जाते हैं और इस पर भी कोई जवाब नहीं गौतम गंभीर के पास। वो कहते हैं कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अरे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, आपने कार्रवाई क्या की है, यानी एक्शन क्या लिया है, किस पर, किस खिलाड़ी पे आपने बात की है, या फिर पूरी टीम को ही चेक कर दो। तो कुछ एग्जैक्ट अब निकल कर आना चाहिए क्योंकि अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। अगर अगले कारण की बात करें तो पिच पढ़ने पर नाकाम है खिलाड़ी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ना हमारे बल्लेबाज और ना ही हमारे गेंदबाज पिच पढ़ने के लिए पूरी तरह से काबिल हैं, क्योंकि हमारे कोच और कप्तान तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि किस पिच या कहें हमारी ही पिच कैसे रिएक्ट करेंगी, किस तरह से उन पर गेंदबाजी होनी चाहिए, किस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए। आप हार्मर को देखिए, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, दूसरी इनिंग में 6 विकेट निकालते हैं, पहली इनिंग में 3 विकेट निकालते हैं। कोलकाता में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। आपको बता दें केशव महाराज यहाँ पर फीके पड़ गए हार्मर के आगे, लेकिन हार्मर को पता था कि कैसे गेंदबाजी करनी है। अगर बात करें दूसरे छोर पर मार्को यानसन की, तो पहली इनिंग में टीम इंडिया के 6 विकेट मार्को यानसन ने भी चटकाए थे। ये तो दिखाता कि भाई अकेले ही वो खिलाड़ी हम पर भारी पड़ गया। ना हमारे सिराज काम आए, ना हमारे बुमराह काम आए, ना जडेजा काम आए। जडेजा ने जरूर दूसरी इनिंग में 4 विकेट चटकाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहली इनिंग में उन्होंने 489 रन ठोक दिए थे हमारे ऊपर। तो कह सकते हैं कि हमारे गेंदबाज पिच पढ़ने के लिए पूरी तरह से कह सकते हैं काबिल नहीं नजर आए और बल्लेबाज तो पूरी तरह से फेल हो गए। पहली पारी की बात करें तो 95 पे 1 विकेट था, दूसरा विकेट गिरता और उसके एक बाद 127 पर हम 6 विकेट हो जाते हैं और पूरी तरह से हम बैकफुट में होते हैं। कुलदीप यादव सबसे ज़्यादा गेंदें खेलते हैं उस पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जडेजा के बल्ले से एक 50 आती है। इसके अलावा पूरा बैटिंग ऑर्डर हमारा फ्लॉप नज़र आता है, इस वजह से कि हम पिच को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम गेंद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम स्पिन ही नहीं खेल पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है गौतम गंभीर की कोचिंग। गौतम गंभीर जब से हमारे कोच बने हैं टीम इंडिया टेस्ट टीम के, तब से हमने 19 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इन 19 टेस्ट मुकाबलों में 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लगभग हम अपने 60% मुकाबले हार चुके हैं और इसके अलावा 5 मुकाबले हमने जीते हैं, 4 मुकाबले हमारे ड्रॉ हुए थे। ये दिखाता कि हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते WTC फाइट में, क्योंकि हमसे आगे तो कह सकते हैं पाकिस्तान भी अब पहुँच जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे हालात हैं वो हमें टिकने देंगे नहीं। और आपको बता दें गौतम गंभीर की कोचिंग में ना हमारा नंबर 3 फिक्स हो पाया है, ना हमारा नंबर 4 फिक्स हो पाया है। 5, 6, 7 कौन खेलेगा कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और इसके अलावा गेंदबाजी में बुमराह और सिराज को छोड़ दिया जाए और कुलदीप को छोड़ दिया जाए तो कौन गेंदबाज है कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। नंबर 3 की बात करें, आपने साई सुदर्शन को मौका दिया, आपने करुण नायर को मौका दिया और इसके अलावा आपने वाशिंगटन सुंदर को भी मौका दे दिया। 3 नंबर पर खिलाकर भले 8 में दूसरी इनिंग में उन्हें खिलाते हैं, दूसरे मैच में खिलाते हैं। जिस तरह से टीम में म्यूजिकल चेयर वाले हालात है ना कि कब किसकी जगह कौन खेलेगा कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। और टीम इंडिया में सच में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर आपको घर पर खेलना था, आप सरफराज खान के साथ जा सकते थे। सरफराज के रिकॉर्ड कमाल के हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हारे थे तब भी सरफराज का बल्ला चला था, आपको याद दिला दूं। और इसके अलावा करुण नायर, इन्हीं पिचों पर विजय हजारे में ताबड़तोड़ रन बनाए थे, रणजी में ताबड़तोड़ रन बनाए थे। आपने उन्हें इंग्लैंड में मौका दिया था, लेकिन आप जब ज़रूरत थी इंडिया में स्पिन खेलने के लिए तब आपने उन्हें मौके नहीं दिए हैं। इसके अलावा रजत पाटीदार मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन देवदत्त पैटकल आपके पास थे जिनके पास स्पिन पिचों में अच्छा खासा खेलने का अनुभव है। लेकिन आप नीतीश कुमार रेड्डी के साथ जाते हैं, आप साई सुदर्शन के साथ जाते हैं। साई सुदर्शन ने कमाल की बल्लेबाजी की है, लेकिन वो IPL था, ये रणजी मुकाबले हैं। यहाँ रेड बॉल है और वाइट बॉल में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हर खिलाड़ी, हर बड़ा खिलाड़ी ये बात जानता है, लेकिन आपने सब कुछ रिस्क में रखकर अपनी मनमर्जी की और जिसका खामियाजा ये हुआ कि दशकों बाद साउथ अफ्रीका हमें हमारे घर पर मात दे के जा रही है। और आपको बता दूं कि 92 साल के इतिहास में सब पहली बार हो रहा है और इनकी कोचिंग में हो रहा है कि जब हम 400 रनों से घर में मुकाबला हारते हैं। इसके बाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि 400 रन से मुकाबला हारे हों। और यहाँ पर इतने रन कोई सामने वाली टीम कभी बना ही नहीं पाई थी, इतने हराएगी कैसे। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल था कि हार के बाद गौतम गंभीर ने क्या कहा। तो आपको बता दें गौतम गंभीर हार के बाद ये पूरा ब्लेम BCCI पर फोड़ दिया है। BCCI पर उन्होंने कहा कि हमारा शेड्यूल इतना टाइट था कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। हम 2 दिन पहले ही सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया लैंड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास खेलने का समय नहीं होता। हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर कह सकते हैं वो खेल रहे होते हैं T20I और वहाँ से आकर सीधे हमें टेस्ट खेलना होता है। लेकिन आपको बता दें कि आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है, ना यशस्वी जायसवाल उस टीम का हिस्सा थे, ना ही KL राहुल उस टीम का हिस्सा थे। इन दोनों को आप कह सकते हैं निर्देश देते कि आप जाकर रेड बॉल खेलिए, रेड बॉल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और जब तक हम सीरीज शुरू होगी आप उसके लिए
परफेक्ट होंगे। कुलदीप यादव को आप वापस भेज चुके थे, इसके अलावा आप शुभमन गिल को भी वहां पर छोड़ सकते थे, लेकिन आपने ज़बरदस्ती तीनों फॉर्मेट खिलाने के चक्कर में शुभमन गिल को कह सकते हैं इंजरी दिलवा दी। और इसके अलावा नंबर 4 पर ऋषभ पंत वहां पर मौजूद नहीं थे, 5 नंबर पर खेलने वाले जडेजा वहां पर मौजूद नहीं थे, और इसके साथ साथ सिराज वहां पर मौजूद नहीं थे। तो दिखाता है कि आपकी जो टीम थी, कोर टीम 7 से 8 खिलाड़ी फ्री थे। अगर वो चाहते, अगर वो प्रैक्टिस कर सकते थे, रेड बॉल के साथ प्रैक्टिस करते, तो शायद ये दुर्दशा टीम इंडिया की नहीं होती। और उसके बाद गौतम गंभीर से पूछा गया कि क्या आप इस्तीफा दे देंगे। ये सवाल सुनते ही गौतम गंभीर तो आग बबूला हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मत भूलिए कि मैंने अपनी कोचिंग में, या मेरी कोचिंग में टीम इंडिया ने इंग्लैंड में जाकर सीरीज ड्रा कराई थी। इसके अलावा हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हमने एशिया कप जीता है, लेकिन आपको बता दें कि 2 वाइड बॉल जीतकर आप रेड बॉल की कमियां नहीं छुपा सकते। रेड बॉल सबसे प्राइड होता है। जब आप रेड बॉल में आपकी दुर्दशा टाइट होती है ना, खस्ता होती है, तो सामने आप वाइड बॉल में कितना भी अच्छा कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। असली खेल रेड बॉल को ही कहा जाता है, और आप रेड बॉल की ऐसी तैसी कर रहे हैं टीम इंडिया की। फिलहाल आप किसे मानते हैं? हार का कसूरवार कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।